नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गृहग्राम की ग्राम पंचायत वैशपुरा में पंचायत चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया है। और दरअसल पंचायत की जनता ने डॉक्टर गोविंद सिंह की भतीजी बहू को बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध सरपंच बना दिया। बताते चलें कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में लाहार और रौन और दूसरे चरण में भिंड और अटेर क्षेत्र में चुनाव होना है। और वहीं आपको बताते चलें कि जनपद के इन चारों क्षेत्रों से 188 पंचायतों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार अपना फॉर्म निर्वाचन अधिकारियों के पास जमा करा चुके हैं। इनकी समीक्षा के बाद नाम फाइनल किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही लाहार की वैशपुरा पंचायत में जनता की आपसी सहमति से निर्विरोध सरपंच को चुन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर गोविंद सिंह के भतीजे और बूथ यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनिरुद्ध प्रताप सिंह की पत्नी नेहा अनिरुद्ध प्रताप सिंह एक बार फिर से भिंड के लाहार की ग्राम पंचायत वैशपुरा से निर्विरोध सरपंच चुन ली गई हैं। नेता अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने औपचारिकताओं के लिए इस पंचायत से अपना नाम और नामांकन फॉर्म दाखिल किया था, लेकिन उनके विरोध में कोई दूसरा नामांकन दाखिल नहीं किया गया। तो इस सीएम राइट स्कूल के टीचर्स की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगी और ना ही यहां पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसीलिए सीएम राइट स्कूलों के स्टाफ को चुनाव कार्य से अलग कर दिया गया। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने सोमवार को इसके आदेश भी जारी किए। और मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि 370 सीएम राइज स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल समेत अन्य स्टाफ की ड्यूटी नगरीय निकाय चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग में पोलिंग बूथ भी नहीं बनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए आदेश में कह दिया गया है कि बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही इन स्कूलों के असेट्स का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आयुक्त लोक शिक्षण से विशेष अनुमति लेनी होगी। और इस बीच मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का समय चल रहा है। दिन तप रहे हैं तो वहीं रातें भी बेचैन कर रही हैं। बीते 24 घंटे में नौगांव में तीव्र लू और सतना, मलाजखंड, खजुराहो, दमोह, राजगढ़, ग्वालियर, दतिया जैसे तमाम जगहों पर लू का प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सबसे गर्म नौगांव रहा तो वहीं दमोह की रात का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं जताई जा रही, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं के साथ साथ नमी नहीं आने के कारण मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी जारी है। इसी तरह की स्थिति अभी कुछ दिन और बनी रहेगी और ऐसा अनुमान है कि मौसम पूरी तरह से शुष्क होने के कारण मानसून पूर्व की गतिविधियों को भी इस साल नहीं हुई है। इसी कारणों की वजह से पूरे प्रदेश में तापमान अधिक बना हुआ है और वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास मौजूद है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना है और इसी चक्रवात से लेकर नागालैंड तक एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है। लेकिन मौसम प्रणालियों को कमजोर होने के कारण बताया जा रहा है कि वातावरण में नमी नहीं आ रही। अब मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कहा है कि राज्य में 3 दिन बाद मौसम बदल सकता है और पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगने को लेकर एक आदेश सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसीलिए सीएम राइज स्कूलों के स्टाफ को चुनाव कार्य से अलग कर दिया गया। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने सोमवार को ही आदेश जारी कर दिए और मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 370 सीएम राइज स्कूलों के शिक्षक, प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल समेत अन्य स्टाफ की ड्यूटी नगरीय निकाय चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग में पोलिंग बूथ भी नहीं बनाए जाएंगे और प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कह दिया गया है कि बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही इन स्कूलों के असेट्स का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आयुक्त लोक शिक्षण से विशेष अनुमति लेनी होगी।
अब मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के जेब पर अब बड़ा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि नया बिजली कनेक्शन लेना अब और भी महंगा हो गया है और अन्य कई सर्विसेज के चार्ज भी बढ़ाए जा चुके हैं। दरअसल बिजली कंपनियों की मांग पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दामों की वजह से बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी है और कंपनियों ने बिजली के लिए नए कनेक्शन, लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, नाम जैसे परिवर्तन जैसी सुविधाओं का शुल्क 70% तक बढ़ा दिया है। बढ़ाई गई इन नई दरों को लागू भी कर दिया गया और गौरतलब है कि राज्य की तीनों बिजली कंपनियों की ओर से पिछले साल जुलाई में नियामक आयोग के समक्ष नई दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दिया गया था। कंपनियों के इस प्रस्ताव पर लोगों की आपत्तियों की सुनवाई पिछले साल 5 जुलाई को की गई थी और शुल्क बढ़ाने को लेकर 31 मई 2022 को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नियामक आयोग ने कंपनियों के प्रस्ताव को मानते हुए 1 जून से सभी बिजली सुविधाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में नए कोरोना के मामले थमते नजर आ रहे हैं। दरअसल सोमवार को जो ताजा आंकड़े सामने आए उसके अनुसार करीब 17 नए केसेस सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर कुल एक्टिव केस की संख्या अब 236 रह गई है। इससे पहले लगातार दो दिन तक 40 नए केस सामने आ रहे थे, लेकिन लग रहा था कि अब मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 ही नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी तरह से 34 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए और मध्य प्रदेश में इस समय 236 एक्टिव केस सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि संक्रमण दर 0.32% रह गई और रिकवरी की दर 98.7% बनी हुई है। 24 घंटे में 5,292 सैंपल कलेक्ट किए गए, जिनमें से 43,000 लोग उनका वैक्सीनेशन भी किया जा चुका है। राहत की बात यह रही कि पुलिस में कोई नया केस सामने नहीं आया और इस समय 2 पुलिसकर्मी ही कोरोना से संक्रमित हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये मामला सामने आया है, जिसके बाद लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई और लखनऊ के मड़ियाव थाने में संघ कार्यालय के कर्मचारी के तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है। दरअसल तहरीर में यह बताया गया कि व्हाट्सएप के जरिए सोमवार की रात को 8 बजे लखनऊ और उन्नाव के संघ कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर भेजे गए इस लिंक के जरिए यह धमकी दी गई है और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि यह धमकी ऐसे वक्त पर दी गई जब नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। इसी के साथ ही पार्टी के एक्शन लेते हुए जहां नुपुर शर्मा को एक तरफ सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वाह भैया, आपने फिर कर दिखाया और आज गर्वित और हर्षित महसूस कर रहा हूं। आप सब मध्य प्रदेश वासियों को सूचित करते हुए इंदौर ने FFSI इंडिया द्वारा आयोजित किए गए ईट राइट चैलेंज जीतकर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया। दरअसल प्रतियोगिता में भोपाल तीसरे, उज्जैन 5वें और जबलपुर 7वें स्थान पर आकर मध्य प्रदेश के गौरव में 4 चांद लगाने का उत्कृष्ट कार्य किया गया है। सीएम ने अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को लेकर ईट राइट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें करीब 180 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया था और 7 जून को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में इंदौर और भोपाल समेत देश के कई अन्य शहरों को सम्मानित किया जाएगा। और करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां इतिहास में पहली बार नेशनल लेवल स्टेट व्हीलचेयर फेसिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट खेला जाएगा, जहां प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में किया गया है। इसका शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी के नेतृत्व में हर्ष और उल्लास के साथ नेशनल लेवल खेल का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि स्टेट व्हीलचेयर फेसिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी हैं। आज ऐसे गर्व का समय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में मां सबरी के पावन भूमि पर आज 15वें राज्य स्तरीय
जो प्रतियोगिता फेंसिंग पर हो रहा है, इसमें हैदराबाद से हमारे आदरणीय हैदर जी, आदरणीय अजीत जी और इसके संरक्षक आदरणीय सरोज जी और मेन जो खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए वरुण पांडे और उनकी टीम जो लगी है, ये यहाँ एक बीज बोया जा रहा है खेल का। ये बीज पूरे छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में जब फैलेगा तब पता चलेगा कि खेल क्या है, और खेल से जो निकलेंगे आज यहाँ इस भूमि से, वो निश्चित ही छत्तीसगढ़ के साथ देश का मान बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल खेल पर अपनी परचम फहराएंगे, ऐसा हम लोगों का सोच है। आज ऐसे गर्व का समय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सिविलगंज में माँ सबरी के पावन 15वीं राज्य स्तरीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन 15वीं राज्य स्तरीय व्हीलचेयर तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन माता सबरी नगरी के पावन धरा पर जाजी सभा में किया गया। आयोजन कमेटी विषय सरोज सारथी जी के नेतृत्व में, जो कि 3 दिवसीय ये आयोजन रखा गया है, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश से लगभग 10 जिले से हमारे खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी भी यहाँ उपस्थित हैं और अपनी प्रतिभा का आज यहाँ अपना जौहर दिखाएंगे और यहाँ से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेडल अर्जित कर जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो आएंगे वो आगामी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने जनपुत्री सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान बस्तर बंद का आह्वान भी किया गया और हर साल नक्सली जून महीने में जनपितूरी सप्ताह मनाते हैं और सप्ताह भर तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित करने के साथ ही सड़क मार्ग को खोदकर बाधित करते हैं। तो इन नक्सलियों के बंद को देखते हुए जगदलपुर से दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल तक चलने वाली यात्री ट्रेनों को नहीं चलने का निर्णय रेलवे प्रशासन ने लिया है और अब हर बार बंद के दौरान नक्सलियों की तरफ से रेलवे ट्रैक को और मालगाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की घटना को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह भर पूरी तरीके से यात्री ट्रेन के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही मालगाड़ी के परिवहन के समय में भी परिवर्तन किया गया। नक्सलियों के टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव अभियान का जून महीने में आखिरी महीना है और हर साल मार्च से लेकर जून महीने तक TCOC अभियान के तहत नक्सली कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में इस अभियान के आखिरी महीने में और 6 जून से शुरू हुए जनपितूरी सप्ताह को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। बस्तर IG सुंदरराज P का कहना है कि नक्सली अपने बंद के दौरान संभाग भर में कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे पाए, इसलिए पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खुले नए पुलिस कैंपों में अलर्ट जारी करने के साथ ही थाना और चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार नक्सलियों के मूवमेंट को देखने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 207 पुड़िया ब्राउन शुगर और 223 नग नाइट्रोजपाम नशीली टैबलेट बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। दरअसल दुर्ग पुलिस नशे के कारोबार पर लगातार जो ये कारोबारी हैं उन पर निगरानी रख रही है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर जेल से छूटे हुए पूर्व आदतन नशे के कारोबारी बबलू यादव और लकी महार ने अपने पास में अधिक मात्रा में ब्राउन शुगर रखा था और ग्रीन चौकी कुंद्रापारा के पास कुछ लोगों को वो बेचने पहुंचे थे। मुखबिर की सूचना पर दुर्ग पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों की घेराबंदी की, जिसके बाद ग्रीन चौक के पास बबलू और लकी महार को पकड़ लिया गया है। तलाशी के दौरान बबलू यादव के पास से 100 पुड़ियां ब्राउन शुगर बरामद हुई, जबकि लकी महार के कब्जे से 107 पुड़िया ब्राउन शुगर के बरामद किए गए। पुलिस ने इन दोनों ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग के खुर्सीपार थाना पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी राकेश सिंह और प्रकाश भगत नाम के व्यक्ति हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर घूम कर नशीली टैबलेट बेच रहे हैं। वो इस वक्त IECL कॉलोनी खुर्सीपार के सड़क नंबर 4 के पास नशीली टैबलेट बेच रहे हैं और इसी सूचना पर खुर्सीपार पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल आरोपियों को पकड़कर तलाशी लिए जाने पर उनके पास से 223 नग प्रतिबद्ध नशीली दवाई मिली है।
और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोमवार को हसदेव अरण्य इलाके में हो रहे आंदोलन पर अपना रुख स्पष्ट किया है। इस दौरान आंदोलनकारी के हौसले को बढ़ाया तो वो वही कोल परियोजना वाली राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की चिंता बढ़ा दी है। मंत्री ने कहा कि एक राय होए और फिर कोई गोली बंदूक लेकर आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, दूसरी आपको लगेगी। साथ ही कोल ब्लॉक के लिए पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हसदेव अरण्य क्षेत्र के घाटबर्रा, हरिहरपुर, सालहीव और बासेन के ग्रामीणों के बीच पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली जाकर आप सबकी मंशा, आपकी पीड़ा और हसदेव अरण्य को बचाने की आपकी मांग से हमारे नेता राहुल गांधी को अवगत कराऊंगा जैसी बात कही। आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी इस क्षेत्र में आकर इसे बचाने पर जोर दिया था और अभी विदेश में रहते हुए भी वो आपके आंदोलन को जायज बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच घाटाबारा पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने उस वन क्षेत्र का भी दौरा किया जहां कुछ दिन पहले ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पेड़ों को काटा गया। सिंहदेव ने न सिर्फ कटे हुए पेड़ों की जानकारी ली बल्कि वर्तमान में संचालित खदान के लिए काटे जा रहे जंगल और वहां के पेड़ के अवज में कितने पेड़ कहां लगाए गए। मंत्री ने यह भी कहा कि आंदोलन में देर से पहुंचा और इसी के कारण यहां जब तक एकजुट नहीं होंगे मेरा बोलना सही नहीं रहेगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।